अब तक आपने सुना। चौथी कक्षा के बच्चों ने नाटक से सबका दिल जीत लिया। उनके अभिनय और उनके टीचर की मेहनत की खूब तारीफ हुई। खेल, कहानी, लिखना पढ़ना, इतिहास, इस सब पर तो प्रयोग खरा उतरा। पर जैसे ही बारी आई व्याकरण की, शिक्षक चिंता में पड़ गए। क्या थी ये चिंता? आइए सुनते हैं। स्कूल का माहौल पिछले कुछ दिनों में बदला बदला सा था। जो बच्चे मस्त मौला उछल कूद और शोर शराबा किया करते थे, इन दिनों डरे सहमे से किताबों के आगे पीछे मंडराते थे। छहमाही परीक्षा आने वाली थी। दूसरी कक्षाओं में पाठ्यक्रम बहुत पहले ही पूरा हो गया था और पिछले कुछ दिनों में इसे दोहराया जा रहा था। इतिहास, भूगोल, गणित और भाषा की रटाई शुरू हो गई थी। पर मेरी गाड़ी तो कोसों दूर थी। तसल्ली ये थी कि जो पढ़ा दिया उसे दोबारा समय नहीं देना पड़ेगा। बच्चों ने जो कुछ भी सीखा था, अनुभव से सीखा था और खेल खेल में वो इसे दोहराते भी रहते थे। पाठ्यक्रम में अब बारी भूगोल, गणित और व्याकरण की थी। इन्हें मैंने अभी तक छुआ भी नहीं था। व्याकरण बच्चों के लिए कठिन विषय माना जाता था, पर सच तो यह था कि मुझे खुद व्याकरण से डर लगता था। भाषा के नियम कानून इस छोटी उम्र में सिखाकर आनंद कैसे लाया जा सकता है? मेरा तो यह विचार था कि व्याकरण की शिक्षा बड़ी उम्र के उन्हीं बच्चों के लिए होनी चाहिए जो भाषा की शिक्षा में दिलचस्पी लेने लगे हों। जो विषय सीखने में कठिन हो और जिसे सीखते सीखते बच्चे ऊब जाएं, वो सिखाया ही क्यों जाए? पर मेरे लिए तो ये प्रयोग अनिवार्य था। अपने विषय मैं चुन नहीं सकता था। मैंने व्याकरण का कोर्स पढ़ा। समझ आ गया कि इस क्रम से तो मैं नहीं चलूंगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि की परिभाषाएं रटी तो बड़ी जल्दी जा सकती थी, परंतु इतनी जल्दी समझ नहीं आती। आखिर व्याकरण पढ़ाया किस तरह जाए, इस विचार ने मुझे कई रातों जगा कर रखा। फिर मैंने इसके लिए एक योजना तैयार की। गांव में एक जगह रद्दी कागज और गत्ते मिलते थे। मैं वो खूब सारे उठा के ले आया। गत्ते से मैंने अलग अलग डब्बे तैयार किए और कागज के टुकड़ों को मैंने ताश की जैसे छोटी छोटी पर्चियों में बदल दिया। इन सब से मैंने खेल खिलाने शुरू किए। एक दिन क्लास में सब बच्चे खेल ही रहे थे कि प्रिंसिपल साहब आ धमके। उनका रवैया थोड़ा बदला बदला था। मैंने भी पहले की तरह टकराव नहीं किया। बोले, ये लड़के क्या खेल रहे हैं? अरे परीक्षा आ रही है, जरा तेजी से काम करो। मैंने कहा, परीक्षा की मुझे पूरी पूरी चिंता है। ये व्याकरण के खेल खेल रहे हैं। जरा आप इन बच्चों से कुछ पूछ के देखिए। प्रिंसिपल महोदय ने दो चार सवाल पूछे। बच्चों ने सटीक जवाब दिए। प्रिंसिपल साहब को भी अब मेरे खेलों में रुचि आने लगी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये सारे खेल मैं उनको समझाना चाहूँगा। मैंने हामी भरी और कहा कि अगर दूसरे शिक्षक भी इस चर्चा में शामिल हों तो बड़ा अच्छा होगा। प्रिंसिपल महोदय के कक्ष में बैठक रखी गई। उसमें सभी शिक्षक उपस्थित थे। मैं भी अपने सारे सामान के साथ वहां पहुंच गया। कागज के इन टुकड़ों को देखिए। मैंने गतिविधि समझाना शुरू किया। इनकी एक तरफ स्त्रीलिंग और दूसरी तरफ पुल्लिंग लिखा गया है। ऐसे बहुत से टुकड़े हमारे पास हैं जिस पर अलग अलग शब्द लिखे। पहले ये मैं बच्चों को बांट देता हूँ। वो इसे पढ़ते रहते हैं और इन शब्दों से जान पहचान कर लेते हैं। फिर जब मैं उनसे पूछता हूँ कि बैल की स्त्री कौन, बोलते हैं गाय। सिंह की सिंघनी, लड़के की लड़की, मोर की मोरनी। बार बार सुनने, बोलने, पढ़ने से ये सारे शब्द जैसे बच्चों के दोस्त बन जाते हैं।
इसके बाद एक गतिविधि और की गई। कक्षा में दो और अलग अलग तरह के डब्बे रखे गए और उनमें भरी थी पर्चियां। एक और थे स्त्रीलिंग और एक और थे पुल्लिंग। जो स्त्रीलिंग के पास बच्चे बैठे थे उनको अपना जोड़ीदार ढूंढना था और ऐसा ही पुल्लिंग के पास बैठे बच्चों को करना था। ये खेल हमने कई बार खेला और ये घंटों तक चलता रहता था। एक बार जब बच्चे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझ गए तब उनको नपुंसकलिंग के बारे में भी बताया गया। यही खेल हमने एक वचन और बहुवचन के लिए भी खेला। तो क्या आप पहले बच्चों को परिभाषाएं नहीं बताते हैं, सीधा खेल खिलाने लगते हैं? एक टीचर ने सवाल किया। जी हाँ, मैंने कहा। पहले मैं उनकी रुचि पैदा करता हूं, फिर समझ। अगला खेल क्रिया का था और इसमें बड़ा ही मजा आता था। मैं एक और बैठ के कहता था, उठो, बैठो, दौड़ो, खेलो, नाचो, पढ़ो, और जैसा मैं कहूं बच्चे वैसा किया करते थे। पहले बच्चे ये सब समूह में करते थे और उसके बाद मैं किसी एक की ओर इशारा करके यही कहने लगा, सदाशिव तुम उठो, केशव बैठो। अब मैंने बच्चों को समझाना शुरू किया। जब मैं सदाशिव को उठने के लिए कहता हूं तो वो उठने की क्रिया करता है। जरा बताओ, जब मैं केशव को बैठने के लिए कहता हूं तो क्या क्रिया होती है? बैठने की क्रिया मां साहब, बच्चे लहराते गाते हुए बोले। मुझे समझ आ गया था कि ये क्रिया को समझ चुके हैं। मैंने कहा, अब तुम सब अपनी पट्टियां उठाओ और झटपट लिखना शुरू करो। मैं जिसको भी जो कुछ भी करने के लिए कहूंगा तुम उसकी क्रिया लिख देना। बस फिर क्या था, मैं कहता गया और बच्चे क्रियाएं लिखते गए। ये खेल बहुत लंबा चला। एक शिक्षक मुझे रोकते हुए बोले, भाई ये तकनीक तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें समय तो बहुत जाता है। मैंने हामी भरी। जी हां, पर खेलने में आनंद भी तो आता है। अगर बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं तो फिर समय की बर्बादी में नुकसान ही क्या है। जब बच्चों का परिचय क्रिया से भली भांति हो गया तो मैं उन्हें संज्ञा से मिलाने लगा। संज्ञा के बहुत सारे शब्द कागज की टुकड़ियों पर लिख दिए गए और ये पर्चियां बच्चों में बांट दी गई। संज्ञा को पहचाना कैसे जाए, इसके लिए भी मैंने उन्हें खेल सुझाया। जरा अपने आसपास की हर चीज के पास जाओ और उनसे सवाल करो, तुम्हारा नाम क्या है? अगर उनका कोई नाम हो तो वो संज्ञा है। बच्चों ने यह खेल बड़े चाव से खेला। दौड़ भागकर अपने आसपास की चीजों के पास जाते थे और उनसे बातें किया करते थे। एक लड़का कुर्सी के पास जाकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? फिर खुद ही जवाब दिया, कुर्सी। तुम संज्ञा हो। पेड़ के पास मैंने सुना एक लड़का बोला, तुम्हारा नाम क्या है? पेड़। तुम संज्ञा हो। इस तरह कुछ ही घंटों में बच्चों ने अपने आसपास की दुनिया की सभी संज्ञा शब्दों को पहचान लिया था। पर यह सब पर्चियां बनाने में, इतने गत्ते लाने में, इसमें तो बहुत खर्चा हुआ होगा, एक शिक्षक ने पूछा। समय तो बहुत खर्च होता है, मैंने कहा, पर यह सारे सामान हमारे आसपास बिना दाम दिए सहज में ही मिल जाते हैं। मैं अपनी बात खत्म करके उठने ही वाला था कि एक शिक्षक ने मुझे रोक लिया। जरा विशेषण का भी कोई खेल बताइए। मैंने इसके लिए भी एक खेल बनाया था। मैंने बच्चों से कहा, पेंसिल लाओ, इसमें संज्ञा क्या है? बच्चों ने कहा, पेंसिल। क्रिया क्या है? लाना। पर कौन सी पेंसिल? छोटी पेंसिल या लंबी पेंसिल? लाल पेंसिल या गुलाबी पेंसिल? पतली वाली या मोटी वाली? ये सब शब्द जो हमें पेंसिल के बारे में बताते हैं, ये सब विशेषण होते हैं। आज
सब शिक्षक मेरी बात काटने के लिए नहीं सुन रहे थे, समझने के लिए सुन रहे थे। कक्षा के बच्चों का तो पता नहीं, पर दूसरे शिक्षकों पर प्रयोग का हल्का हल्का असर दिखने लगा था। ऐसा नहीं था कि वो मेरी बात मानने या करने के लिए तैयार थे, पर सुनना और समझना ही पहला कदम होता है, और शायद सबसे मुश्किल भी। जो इतने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, वो फिर से पढ़ाना कैसे सीखें। परीक्षा के लिए अब मैं आश्वस्त हो चुका था। मैंने शिक्षा अधिकारी को एक खत लिखकर परीक्षा के लिए आमंत्रित किया। तो क्या ये एक आम परीक्षा होने वाली थी या इसमें कुछ खास था? आइए सुनेंगे अगले एपिसोड में।